उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपीटीटी 2026 परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें और 1000 बसें, 3 दिन विशेष इंतजाम। यूपीटीटी 2026 के परीक्षार्थियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष व्यवस्था की है। प्रदेश के 60 जिलों में 3 दिनों तक आयोजित हो रही परीक्षा के दौरान रेलवे लखनऊ से नई दिल्ली और प्रयागराज संगम के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। वहीं रोडवेज ने करीब 1000 बसों का संचालन सुनिश्चित किया है और सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। लखनऊ क्षेत्र में जरूरत के अनुसार शटल बस सेवा, रिजर्व बसों की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षार्थियों को समय पर बसें मिल सके। आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस अड्डों पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां बसों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थी बिना किसी असुविधा के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप यूपी के किस गाँव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बड़ी उपलब्धि, देश का पहला सहकारी बैंक बना। अब शाखाओं में बनेंगे और अपडेट होंगे आधार कार्ड। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश का पहला सहकारी बैंक बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसे आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने बैंक को ये अधिकार दिया है। इसकी शुरुआत लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की। पहले चरण में बैंक की शाखाओं में आधार नामांकन, संशोधन और अपडेट की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में इसे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों यानी पैक्स स्तर तक विस्तृत किया जाएगा। इस पहल से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने नजदीक ही आधार सेवाएं मिल सकेंगी। UIDAI के अनुसार प्रदेश में फिलहाल करीब 15,000 मशीनों के जरिए रोजाना लगभग 90,000 लोगों के आधार नामांकन और अपडेट किए जा रहे हैं। साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि जिन बच्चों की उम्र 5 या 15 वर्ष हो चुकी है, उनका अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर जरूर कराएं। अटल नगर योजना की लॉटरी पूरी, 808 परिवारों को मिला आशियाना। वेलनेस सिटी के किसानों को भी भूखंड आवंटित। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA ने अटल नगर आवासीय योजना के तहत 808 फ्लैटों का लॉटरी के जरिए आवंटन कर दिया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में 4,469 आवेदकों के बीच पारदर्शी तरीके से लकी ड्रॉ कराया गया, जिसमें 808 परिवारों को अपने घर का सपना पूरा हुआ। अटल नगर योजना में कुल 2,496 1 BHK और 2 BHK फ्लैट है, जिनकी शुरुआती कीमत 9,82,000 रुपए है। योजना में लिफ्ट, बिजली, पानी, पावर बैकअप, सुरक्षा, पार्किंग और बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन एरिया जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वहीं LDA ने वेलनेस सिटी योजना के तहत 59 किसानों को 125 भूखंड भी आवंटित किए हैं। इसके साथ ही सुल्तानपुर रोड पर विकसित हो रही 1200 एकड़ की वेलनेस सिटी में आवासीय भूखंडों की कीमत 5,100 रुपए प्रति वर्ग फुट तय की गई है, जबकि अन्य नई योजनाओं के लिए भी भूखंडों की दरें घोषित कर दी गई हैं। लखनऊ में अग्नि सुरक्षा पर सख्ती, 23 से ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट की बिजली काटी गई। लखनऊ में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग के नोटिस के बाद बिजली विभाग ने 23 से अधिक प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति काट दी है। इनमें गौतम बुद्ध मार्ग स्थित कई होटल, 7 रेस्टोरेंट, 7 गेस्ट हाउस और 6 हॉस्टल शामिल हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अग्निशमन विभाग से मिलने वाले नोटिस के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले गोमती नगर क्षेत्र में भी कई होटलों और गेस्ट हाउस की बिजली काटी जा चुकी है। अब जानकीपुरम, अमौसी और लखनऊ मध्य क्षेत्र में भी नोटिस की समय सीमा पूरी होने पर ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 13 जुलाई को होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण, ट्रैफिक जाम से मिलेगी बड़ी राहत। लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब और तेज और आसान होने जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने वाले 890 मीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा। करीब 4,700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का दबाव लगभग 70% तक कम होने का अनुमान है। वहीं 108 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला नया फ्लाईओवर शहर के भीतर भी यातायात को सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये परियोजना दोनों शहरों के बीच यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
15 जुलाई तक कस्तूरबा स्कूलों के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश। विकास योजनाओं की समीक्षा में मुख्य सचिव सख्त। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों से कहा है कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, वहां नए आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के लिए 15 जुलाई तक 3 एकड़ जमीन चिन्हित कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए। इसके साथ ही स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण में 100% नामांकन और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। बैठक में 5 साल से अधिक पुराने न्यायालयीय मामलों के त्वरित निस्तारण, 70 या उससे अधिक अंक पाने वाले गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाकर लखपति महिला योजना को गति देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं को लागू करें ताकि विकास कार्यों का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच सके। यूपी पैटर्न नीति में बड़ा बदलाव संभव और पूर्व प्रदेश की पैटर्न इकाइयों को मिलेगा प्रोत्साहन। उत्तर प्रदेश सरकार पैटर्न क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और नए पैटर्न स्थलों के विकास को गति देने के लिए पैटर्न नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत अब केवल पैटर्न सर्किट के 20 किलोमीटर दायरे में आने वाली इकाइयों तक लाभ सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश में कहीं भी स्थापित होटल, रिसोर्ट, होम स्टे और अन्य पैटर्न परियोजनाएं सरकारी प्रोत्साहन और अनुदान की पात्र बन सकेंगी। इस बदलाव का उद्देश्य छोटे शहरों, ग्रामीण, धार्मिक, सांस्कृतिक, इको और विरासत पैटर्न वाले क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। पैटर्न मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार सरकार चाहती है कि पैटर्न का लाभ सिर्फ प्रमुख स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि हर जिले तक पहुंचे। नई व्यवस्था लागू होने से स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश के नए अवसर खुलेंगे, पैटर्न सुधार का विस्तार होगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। राम मंदिर चढ़ावे और संविधान को लेकर लगाए आरोप। सपा का डिजिटल ऐप लॉन्च। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण और संविधान के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने भगवान श्री राम और संविधान दोनों के साथ विश्वासघात किया है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को संविधान बदलने से रोका और अब वो सांसदों को खरीदकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राम मंदिर में चढ़ाए गए सोने चांदी की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई और कहा कि केदारेश्वर मंदिर बनने के बाद वो राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने अपना नया डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया, जिसके जरिए पीडीए प्रहरी सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ऐप के माध्यम से सदस्यता और पार्टी के लिए जन सहयोग राशि जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। यूपी में निवेश को मिली रफ्तार। 24 नए निवेश प्रस्ताव मंजूर। 540 दिन का काम अब 200 दिन में होगा पूरा। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई उद्योग नीति 2023 के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। अब जिन परियोजनाओं को पहले शुरू होने में करीब 540 दिन लगते थे, वो लगभग 200 दिनों में ही शुरू हो रही है। वहीं निवेशकों को मिलने वाला लेटर ऑफ कंफर्ट भी अब 60 से 70 दिनों के बजाय सिर्फ 25 से 27 दिनों में जारी किया जा रहा है। राज्य स्तरीय इम्पोर्ट समिति की बैठक में 25 जिलों से आए 27 निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 24 को मंजूरी दे दी गई। इनमें बेकरी, डेयरी, मल्टीग्रेन फ्लोर मिल, फ्रोजन फूड, नमकीन, मिठाई और सोलर पावर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार अब पूर्वांचल में निवेश बढ़ाने के लिए रोड शो आयोजित करेगी। अधिकारियों का कहना है कि ये नीति किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूपी सरकार का मुंबई में देखो यूपी अभियान। पैटर्न और निवेश बढ़ाने के लिए अगस्त में होगा बड़ा रोड शो। उत्तर प्रदेश सरकार पैटर्न और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अगस्त में मुंबई में देखो यूपी अभियान के तहत बड़ा रोड शो आयोजित करने जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे काशी, विंध्याचल धाम और नैमिषारण्य में अधिक पर्यटकों और निवेश को आकर्षित करना है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र को प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बैठक में पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, निजी निवेश बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग के होटलों में ईवी चार्जिंग सुविधा और ठहरने की क्षमता बढ़ाने की योजना भी बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि देखो यूपी अभियान के जरिए देश विदेश के निवेशकों और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाए, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को नई गति मिल सके।
किसानों के लिए पानी बचाने पर जोर, सोलर पंप और सूक्ष्म सिंचाई से बढ़ेगी खेती की क्षमता। उत्तर प्रदेश में आयोजित नवीकरण ऊर्जा कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने किसानों को पानी बचाने के लिए सोलर पंप और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की सलाह दी है। कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कहा गया कि सोलर पंप आधारित स्प्रिंकलर सिस्टम से कम पानी में भी बेहतर खेती संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार धान की सीधी बुआई अपनाने से करीब 30% तक पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही प्रति किलो धान उत्पादन में भारी मात्रा में पानी की खपत को देखते हुए ये तकनीक बेहद जरूरी बताई गई है। सम्मेलन में ये भी सुझाव दिया गया कि किसान जैव ऊर्जा और बायोगैस प्लांट के जरिए अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांस की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकती है। सरकार और विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर तकनीक और आधुनिक कृषि पद्धतियों से खेती अधिक टिकाऊ, कम खर्चीली और लाभकारी बनाई जा सकती है। यूपी में नई रोजगार गारंटी योजना लागू, मजदूरों को 125 दिन काम, 300 रुपए न्यूनतम मजदूरी, बेरोजगारी भत्ता। उत्तर प्रदेश में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना लागू कर दी गई है। इस नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी। श्रमिकों को न्यूनतम 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और यदि तय समय में काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही मजदूरी भुगतान में देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। योजना के संचालन के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया जाएगा और पात्र परिवारों को 15 दिनों के अंदर रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड में परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण और रोजगार का रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। सरकार का दावा है कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा को मजबूत करेगी और विकास कार्यों को गति देगी। यूपी में 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी पदों को मंजूरी, हर पंचायत में होगा एक सचिव। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में एक पंचायत सचिव की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए 13,116 नए ग्राम पंचायत अधिकारी पद सृजित करने को मंजूरी मिल गई। ये भर्ती अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी, जिसमें पहले चरण में 4,372 पद बनाए जाएंगे। फिलहाल प्रदेश की हजारों पंचायतों में सचिवों की कमी के कारण एक ही अधिकारी को कई पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। नई व्यवस्था लागू होने से विकास योजनाओं के संचालन में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। हालांकि ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के एकीकृत संवर्ग के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी है, इसलिए फिलहाल दोनों संवर्ग अलग रहेंगे। सरकार का कहना है कि पद स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिससे ग्रामीण प्रशासन को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकेगा। देश की 41 आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों को राहत, ओवरटाइम एरियर भुगतान का आदेश जारी। देश भर की 41 आयुध निर्माणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लंबे समय से लंबित ओवरटाइम एरियर भुगतान को लेकर अब औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के अनुसार इस फैसले के बाद कर्मचारियों को जल्द ही उनके ओवरटाइम एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश रक्षा मंत्रालय के आयुध उत्पादन विभाग के तहत फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 59 के प्रावधानों के आधार पर जारी किया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से भी जुड़ा है, जिसमें ओवरटाइम की गणना में मूल वेतन के साथ सभी भत्तों को शामिल करने की बात स्पष्ट की गई थी। कर्मचारियों का लंबे समय से यह दावा था कि सही वेतन गणना न होने से उन्हें नुकसान हो रहा था। इस आदेश को कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि पुराने लंबित भुगतान का भी निपटारा हो सकेगा। रेलवे में बड़ा बदलाव, फ्लैश बट वेल्डिंग तकनीक से पटरियां होंगी मजबूत, झटकों और फ्रैक्चर से मिलेगी राहत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सफर को अधिक आरामदायक बनाने के लिए बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। अब पारंपरिक एल्यूमिनो-थर्मिट वेल्डिंग की जगह पूरी तरह स्वचालित फ्लैश बट वेल्डिंग तकनीक को अनिवार्य कर दिया गया है। इस नई तकनीक में पटरियों के सिरों को अत्यधिक बिजली करंट की मदद से जोड़कर एक मजबूत और लगभग अखंड रेल ट्रैक तैयार किया जाता है, जिससे रेल फ्रैक्चर की घटनाएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। इससे यात्रियों को ट्रेन में आने वाले झटके और खटखट की आवाज से भी राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन में इस तकनीक को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है और मार्च 2027 तक इसे पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई मोबाइल वेल्डिंग मशीनों की मदद से अब ये काम सीधे ट्रैक पर भी किया जा सकेगा। रेलवे का मानना है कि ये बदलाव देश भर में रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित, स्थिर और आधुनिक बनाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता, पेट्रोल डीजल के दाम भी घटे, होटल रेस्टोरेंट को राहत। महंगाई से जूझ रहे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 183 रुपए की कटौती की गई है, जिसके बाद 19 किलो वाला सिलेंडर अब 2,989 रुपए में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 3,172 रुपए थी। इस कमी से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हाल के महीनों में लागत बढ़ने से उनके व्यंजनों के दाम भी बढ़ गए थे। इसके साथ ही नायरा पेट्रोलियम
ने भी ईंधन के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता होकर करीब 102 रुपए और डीजल 3 रुपए घटकर लगभग 95 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। कुल मिलाकर इस फैसले से कारोबारियों की लागत कम होगी और उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कुछ हद तक घटने की उम्मीद है। नोएडा सेक्टर 122 में बुनियादी सुविधाओं का संकट, खराब पानी और अवैध कब्जों से परेशान लोग। नोएडा के सेक्टर 122 में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं के बावजूद करीब 1200 परिवार गंभीर बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ लोगों को खारा पेयजल, खराब सफाई व्यवस्था, जर्जर पार्क, सुरक्षा की कमी और ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जों जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जागरण आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी और जल्द समाधान की मांग की। निवासियों का कहना है कि सेक्टर में ग्रीन बेल्ट पर झुग्गियों और रेहड़ी पटरी वालों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिससे हरियाली खत्म हो रही है और पार्कों की स्थिति खराब हो चुकी है। ओपन जिम के उपकरण खराब पड़े हैं, पेड़ों की सिंचाई नहीं हो रही है और कई जगह सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। कुछ निवासियों ने पार्कों में लगे मोबाइल टावरों को स्वास्थ्य पर असर पड़ने की भी चिंता जताई है। पेयजल की समस्या सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, जहां लगातार खारा पानी आने से लोग परेशान हैं। इसके अलावा बिजली की अनियमितता, नालियों के जाम होने और सड़कों पर स्पीड ब्रेकर की कमी की भी बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। सुरक्षा को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। बैठक में अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन दिया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने नालियों की सफाई के लिए ब्लॉक वाइज रोस्टर सिस्टम बनाने और RLW के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने भी कहा है कि लापरवाही करने वाले कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। होटल मैनेजमेंट छात्रों के लिए विदेश में ट्रेनिंग और नौकरी के नए अवसर। NCHMCT की बड़ी पहल। होटल मैनेजमेंट के छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करियर के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद से जुड़े छात्रों को अब विदेश में प्रशिक्षण और नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। परिषद पहले ही 17 छात्रों को इंग्लैंड में समर एक्सपोजर प्रोग्राम के लिए भेज चुकी है, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय होटल उद्योग की कार्यप्रणाली, किचन मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मानकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। अब छात्रों को दुनिया की प्रमुख होटल श्रृंखला मैरियट होटल समूह में भी ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें ग्लोबल स्तर पर अनुभव हासिल होगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही जुलाई में स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और मलेशिया के विशेषज्ञ भारत के विभिन्न होटल मैनेजमेंट संस्थानों में आकर छात्रों को आधुनिक कुकरी, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग और होटल संचालन की ट्रेनिंग देंगे। यही नहीं, यूके, फ्रांस समेत 7 यूरोपीय हॉस्पिटैलिटी कंपनियों कैंपस प्लेसमेंट के लिए भारत आएगी, जहां छात्रों का चयन सीधे विदेश होटलों और रिसोर्ट्स में नौकरी के लिए किया जाएगा। इस पहल से हजारों छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का मौका मिलने की उम्मीद है। नोएडा में निम्न आय वर्ग के लिए 40 वर्ग मीटर भूखंड योजना की तैयारी। यीडा ने शुरू की जमीन तलाश। नोएडा में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी आवासीय योजना की तैयारी शुरू हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा ने 40 वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों की योजना के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी। ये योजना रेरा पंजीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से लॉन्च की जाएगी। प्राधिकरण ऐसे आवासीय सेक्टरों में जमीन खोज रहा है जहां भूमि उसके नाम पर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि रेरा में पंजीकरण के लिए ये अनिवार्य शर्त है। शुरुआती स्तर पर सेक्टर 18 समेत अन्य संभावित क्षेत्रों में जमीन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। योजना के तहत लगभग 4000 भूखंडों के आवंटन की तैयारी है। हालांकि वास्तविक संख्या उपलब्ध जमीन के आधार पर तय होगी। प्राधिकरण पहले भी बड़े आकार के 973 आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च कर चुका है, जिसका आवंटन पूरा हो चुका है। इस योजना में प्राथमिकता निम्न आय वर्ग के लोगों को दी जाएगी, जिनमें फैक्ट्री कर्मचारी, रेहड़ी पटरी वाले और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होंगे। प्राधिकरण का कहना है कि जमीन चिन्हित होते ही योजना का रेरा पंजीकरण कर आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे आम लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। गोरखपुर में बनेगी मॉडर्न रोड। 18 करोड़ की परियोजना से बदलेगी शहर की सूरत। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA शहर में आधुनिक शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से 1 किलोमीटर लंबी मॉडर्न रोड बनाने जा रहा है। ये सड़क चंपा देवी पार्क के पास गोरश एन्क्लेव से तारामंडल तक बनाई जाएगी। परियोजना का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि एक समग्र शहरी विकास मॉडल तैयार करना है। इस सड़क को 12 से 24 मीटर चौड़ाई में विकसित किया जाएगा, जिसमें बेहतर यातायात व्यवस्था, ढलानदार डिजाइन और प्रभावी जल निकासी प्रणाली शामिल होगी। दोनों और कवर्ड नालियां, सुरक्षित फुटपाथ, हरित पट्टी और ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई जाएंगी। जगह जगह स्कल्पचर भी लगाए जाएंगे, जिससे ये मार्ग शहर की नई पहचान बनेगा। GDA का कहना है कि ये परियोजना भव्य गोरखपुर, दिव्य गोरखपुर विजन के तहत तैयार की गई है और भविष्य में अन्य शहरों के लिए भी मॉडल साबित हो सकती है।
गोरखपुर में गहराता जल संकट, भूजल स्तर 10 मीटर से नीचे गिरा, भविष्य पर संकट। गोरखपुर में भूजल स्तर लगातार खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है, जिससे आने वाले समय में गंभीर जल संकट की आशंका बढ़ गई है। नगर निगम क्षेत्र और सहजनवा जैसे इलाकों में स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बताई जा रही है, जहां कई जगह जल स्तर 10 मीटर से भी नीचे पहुंच चुका है। 2023 से 2026 के बीच के आंकड़ों के अनुसार कई क्षेत्रों में प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों स्थितियों में सुधार नहीं हो पा रहा है। बख्शीपुर इलाके में जल स्तर 2025 के 11 मीटर से गिरकर 2026 में 11.80 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि नॉर्मल क्षेत्र में भी आधे मीटर से अधिक गिरावट दर्ज हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार तेज शहरीकरण, कंक्रीट संरचनाओं का बढ़ना, तालाब और पोखरों का खत्म होना तथा भूजल का अत्यधिक दोहन इस गिरावट के मुख्य कारण है। सूर्यकुंड, हांसपुर और असुरन जैसे क्षेत्रों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मानसून के बाद भी भूजल स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बारिश का पानी जमीन में रिस नहीं पा रहा है। विशेषज्ञों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट और पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत बताई है, वरना भविष्य में शहर में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो सकता है। गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय में 100 बीएमएस सीटों पर जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। गोरखपुर के महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विस्तार की बड़ी घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय की पहली वर्षगांठ पर कुलपति डॉक्टर के रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि संस्थान को 100 बीएमएस सीटों और 20 एमडी सीटों की मान्यता मिल चुकी है। नीट परिणाम घोषित होने के बाद जल्द ही बीएमएस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुलपति ने बताया कि 100 छात्रों के प्रवेश के साथ विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल और मजबूत होगा। साथ ही अस्पताल सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रसूति, शल्य चिकित्सा, पंचकर्म केंद्र और रोगी भर्ती विभाग पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। आयुर्वेद के बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है, जहां विदेशी शोधार्थी और रूस के नागरिक भी पंचकर्म चिकित्सा में रुचि दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुभकामना संदेश भी पढ़ा गया। गोरखपुर में गैस सिलेंडर बिक्री 60,000 से घटकर 35,000, डिजिटल सिस्टम से कालाबाजारी पर रोक का असर। गोरखपुर में गैस सिलेंडर की बिक्री में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां रोजाना करीब 60,000 सिलेंडर रिफिल होते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर लगभग 35,000 रह गई है। इसकी वजह डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड यानी DAC आधारित वितरण प्रणाली को माना जा रहा है, जिससे अब केवल कनेक्शन धारक ही सिलेंडर प्राप्त कर पा रहे हैं और कालाबाजारी पर रोक लग गई है। इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गीडा स्थित बैटलिंग प्लांट से पूर्वांचल के कई जिलों में सप्लाई होती है। बिक्री में अचानक आई गिरावट से एजेंसियां और प्लांट प्रबंधन हैरान है और खाली सिलेंडर की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। उधर तेल कंपनियों की सख्ती के तहत अगर कोई ग्राहक 5 दिन के अंदर सिलेंडर नहीं लेता है तो उसकी बुकिंग स्वतः रद्द कर दी जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में भाजपा का डिजिटल चुनावी अभियान, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मिलेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को तेज करते हुए इस संगठन को डिजिटल रूप से मजबूत करने की पहल शुरू की है। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य केवल तकनीकी दक्षता बढ़ाना नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी विचारधारा को डिजिटल माध्यम से मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। हर बूथ पर कम से कम 11 कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिन्हें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को वीडियो, ऑनलाइन अध्ययन और प्रश्नोत्तरी के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ ही IT और सोशल मीडिया टीमों को विशेष रूप से मजबूत किया जा रहा है, ताकि बूथ स्तर पर डिजिटल नेटवर्क तैयार किया जा सके। भाजपा इस कदम को अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है, जिससे सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के जरिए मतदाताओं तक तेजी से पहुंच बनाकर चुनावी बढ़त हासिल की जा सके। डाक विभाग की फ्रेंचाइजी योजना से युवाओं को रोजगार का मौका, हर महीने हो सकती है अच्छी कमाई। डाक विभाग ने मुरादाबाद में युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए नई फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है, जिसके तहत लोग अब डाक सेवाओं को अपने स्तर पर संचालित कर कमाई कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, डिलीवरी और पिकअप जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डाकघर दूर है या उपलब्ध नहीं है। इस फ्रेंचाइजी के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र और कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास बाजार में लगभग 50 वर्ग फुट की दुकान, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्मार्टफोन और वजन मशीन जैसी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। छोटे दुकानदार जैसे किराना, स्टेशनरी और पान की दुकान चलाने वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फ्रेंचाइजी संचालकों को सेवाओं पर कमीशन मिलेगा, जिसमें स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग और मनी ऑर्डर जैसी सेवाओं पर अलग अलग दरों से आय होगी, जो 3 रुपए से लेकर 30% तक हो सकती है।
आईटीआर फाइलिंग शुरू, समय पर रिटर्न नहीं भरा तो लगेगा जुर्माना, जाने डेडलाइन और नियम। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी जारी कर दी है, जिससे टैक्स पेयर्स अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वेतन भोगी और पेंशन भोगियों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। वहीं जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 रखी गई है, जबकि ऑडिट वाले व्यापारियों और कंपनियों के लिए ये समय सीमा 31 अक्टूबर 2026 है। आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो आय के आधार पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकता है। विभाग ने बताया कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक अलग अलग श्रेणियों के करदाताओं के लिए फॉर्म निर्धारित है। साथ ही पैन, आधार, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश दस्तावेज जैसे जरूरी कागजात के साथ समय पर आईटीआर दाखिल करना जरूरी है, ताकि जुर्माने से बचा जा सके। मनरेगा की जगह नई रोजगार योजना शुरू, पहले ही दिन तकनीकी गड़बड़ी से कामकाज प्रभावित। मुरादाबाद में बुधवार से मनरेगा की जगह लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी वीबीजी रामजी पहले ही दिन तकनीकी दिक्कतों का शिकार हो गई। नए पोर्टल पर डेटा प्रदर्शित न होने के कारण अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और ऑनलाइन प्रक्रियाएं प्रभावित हो गई। इस नई योजना के तहत मनरेगा में कई बदलाव किए गए, जिसमें रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों के लिए 300 रुपए तक भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। योजना में पौधारोपण, तालाबों की सफाई, नहरों के पुनर्जीवन और ग्रामीण विकास कार्यों को शामिल किया गया, जबकि डिजिटल निगरानी और जीआईएस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि पहले दिन पोर्टल अपडेट न होने से कामकाज ठप रहा, लेकिन प्रशासन का कहना है कि शुरुआती तकनीकी समस्या है और जल्द सिस्टम सामान्य हो जाएगा, जिसके बाद योजना पूरी तरह से सुचारू रूप से लागू की जाएगी। सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी ने प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने परिषदीय स्कूलों के 5 सर्वश्रेष्ठ प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया और बच्चों को किताब, कॉपी, बैग और स्टेशनरी किट वितरित की, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया और उनके आत्मविश्वास की सराहना की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें बच्चों की नवाचार और प्रतिभा को देखा गया। कार्यक्रम में बच्चियों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की और कई बच्चों ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया। सीएम योगी ने बच्चों को अपने हाथ से भोजन भी परोसा और कुछ नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया, जिसमें उन्हें चंदन टीका लगाकर खीर खिलाई गई और खिलौने उपहार में दिए गए। इसके साथ ही 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।